नमस्कार बच्चों, आज हम अपने पहले पाठ फसल उत्पादन एवं प्रबंधन के अभ्यास के प्रश्न उत्तर करते हैं। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो रिक्त स्थान है वो हमें भरने हैं। तो पहला सेंटेंस हमारे पास क्या है, एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को डैश कहते हैं। तो क्या कहते हैं, हम उनको फसल कहते हैं। जो बहुत बड़े स्थान पर एक ही जैसे पौधे जो उगाए जाते हैं हम उन्हें फसल कहते हैं। अब दूसरा सेंटेंस है, फसल उगाने से पहले प्रथम चरण, मीन्स जब हम फसल उगाते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रथम चरण मिट्टी की तैयारी होती है। तो फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की तैयारी होती है। अगला सेंटेंस है क्षतिग्रस्त बीज। क्षतिग्रस्त बीज मतलब जो बीज जिनको कीड़ा वगैरह लग जाता है या जो हल्के होते हैं, जो स्वस्थ बीज नहीं होते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, क्षतिग्रस्त बीज बोलते हैं। तो क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर तैरने लगेंगे। ये हम क्या करते हैं, जब किसान बीज बोने के लिए स्वस्थ बीजों की चुनता है तो वो क्या करता है, बीजों को पानी के एक बड़े से टब में डाल देता है। तो जो बीज नीचे बैठ जाते हैं वो तो स्वस्थ होते हैं, लेकिन जो क्षतिग्रस्त बीज होते हैं या जो खराब बीज होते हैं वो पानी के ऊपर तैरने लग जाते हैं। तो यहाँ पे फिलअप में भी यही है, क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर तैरने लगेंगे। उसके बाद अगला सेंटेंस क्या है कि फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश चाहिए एवं मिट्टी में से जल तथा पोषक तत्व आवश्यक होते हैं। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न जो है वो है कॉलम ए और कॉलम बी में मिलान करना है। तो अब हम देखते हैं कि कॉलम ए में क्या लिखा हुआ है और कॉलम बी में क्या लिखा हुआ है। तो कॉलम ए के नीचे सबसे पहले है खरीफ फसल और उधर कॉलम बी में लिखा हुआ है मवेशियों का चारा। फिर है खरीफ फसल और कॉलम बी के नीचे है यूरिया एवं सुपर फॉस्फेट। उसके बाद कॉलम ए के नीचे रासायनिक उर्वरक और कॉलम बी के नीचे पशु अपशिष्ट। कॉलम ए के नीचे कार्बनिक खाद और कॉलम बी के नीचे गेहूं, चना और मटर। और साथ ही कॉलम बी के नीचे एक और चीज़ ऐड हो रही है, धान एवं मक्का। अब यहाँ पे हमने कॉलम ए की चीज़ों को कॉलम बी की चीज़ों से मिलाना है। अब खरीफ फसल, अब कॉलम ए के नीचे पहला शब्द जो है वो खरीफ की फसल है। तो खरीफ की फसल कॉलम बी में से कौन सी चीज़ आती है, कौन सी एग्जांपल्स हैं जो खरीफ फसल से मैच करती हैं। तो आपके पास सबसे क्या आता है, खरीफ फसल धान एवं मक्का। उसके बाद रबी फसल, इट मीन्स कोई उदाहरण ऐसी होगी जो रबी फसल की होगी। तो रबी फसल की उदाहरण क्या आती है हमारे पास, गेहूँ, चना, मटर। फिर है रासायनिक उर्वरक। अब रासायनिक उर्वरक को हम किसके साथ मिलाएंगे, क्या होता है रासायनिक उर्वरक, यूरिया एवं सुपर फॉस्फेट, यह रासायनिक उर्वरक है। फिर उसके बाद आता है कार्बनिक खाद। कार्बनिक खाद हम किसे कहते हैं, जो पशु अपशिष्ट, जो गोबर है, उनका मल मूत्र है, वो क्या होते हैं, कार्बनिक खाद बनती है। अब इसके बाद हमारा अगला प्रश्न, निम्न के दो उदाहरण दीजिए। अब किसके दो उदाहरण देने हैं, सबसे पहले खरीफ फसल की 2 उदाहरणें देनी है, उसके बाद रबी फसल की 2 उदाहरणें देनी है। तो खरीफ फसल की क्या क्या उदाहरणें हैं, अभी हमने मिलान वाले क्वेश्चन में भी किया है। तो खरीफ फसल की 2 उदाहरणें हैं, धान एवं मक्का। और रबी की फसल की 2 उदाहरणें हैं, गेहूँ एवं चना। अब इसके बाद हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न पर अपने शब्दों में एक पैराग्राफ लिखें। कुछ शब्द आपको देंगे, अब उस पर आपने एक पैराग्राफ लिखना है। तो सबसे पहले हमारे पास आ रहा है मिट्टी तैयार करना। अब मिट्टी तैयार करने का क्या मतलब है यहाँ पे, कि फसल को उगाने से पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, मिट्टी को तैयार करते हैं। किसान जो है वो मिट्टी को इस तरह से तैयार करता है ताकि उसमें फसल उगाई जा सके। तो उसको आप अपने शब्दों में कैसे लिखेंगे, फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है।
मिट्टी को पलटना तथा इसे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। इससे जड़ें भूमि में गहराई तक जा सकती हैं तथा सरलता से श्वसन कर सकती हैं। तो फसल उगाने से पहले मिट्टी को क्यों तैयार करते हैं? क्योंकि मिट्टी तैयार करने के लिए उसमें हल चलाते हैं। जो बड़े बड़े मिट्टी के बड़े बड़े पत्थर होते हैं टुकड़े, उनको छोटे छोटे मिट्टी मिलाया जाता है, मिट्टी को पलटा जाता है। उससे क्या होता है कि जो नीचे वाले खनिज होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं, मिट्टी पोली हो जाती है और उसमें गैसों का आदान प्रदान भी आसानी से हो जाता है। अब एक तो तरफ तो पोली मिट्टी है और दूसरी तरफ सख्त मिट्टी है। अगर हम अपनी उंगली भी डालनी शुरू करें तो पोली मिट्टी के अंदर जल्दी चली जाएगी, सख्त मिट्टी में तो हमारी उंगली को ही चोट लगेगी। उसी तरह से पौधों की जड़ें भी पोली मिट्टी में आसानी से गहराई तक चली जाती हैं और आसानी से उसमें श्वसन करती हैं। लेकिन अगर मिट्टी सख्त होगी तो बीज को अंकुरित होने में भी मुश्किल आएगी और फिर जड़ों को नीचे तक जाने में, गहराई तक जाने में भी मुश्किल आएगी और गहराई तक वो श्वसन भी आसानी से नहीं कर पाएगी। तो इसलिए फसल उगाने से पहले हम क्या करते हैं? मिट्टी तैयार करते हैं। अब उसके बाद अगला जो टर्म है वो हमें क्या दी हुई है? बुवाई। बुवाई क्या होती है? बीज बोने को हम बुवाई कहते हैं। तो किसान जो है जब फसल उगाता है तो पहले मिट्टी तैयार करता है। तो मिट्टी तैयार करने के बाद अगला काम वो क्या करता है? बीज को ज़मीन में डालता है। तो बीज को ज़मीन में डालने के एक तो परंपरागत तरीके भी हैं कि वो मुट्ठी भर लेता है बीज की और वो डालता जाता है। लेकिन आजकल एक आधुनिक तरीका भी आया है जिससे जो बीज है वो बोए जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? सीड ड्रिल भी बोलते हैं। तो आजकल सीड ड्रिल की मदद से बुआई भी होती है, नहीं तो परंपरागत तरीके जो हैं वो भी अपनाए जाते हैं। तो बुआई के लिए हम क्या लिखेंगे? बीजों को ज़मीन में बोने को बुआई कहते हैं। फसल उत्पादन का यह सबसे महत्वपूर्ण चरण है। बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले साफ एवं स्वस्थ बीजों का चयन किया जाता है। तो यह चयन भी कैसे करते हैं? वही तरीका जो हमने फिलअप में पढ़ा था कि उसके दौरान मैंने आपको समझाया भी था कि जो बीज होते हैं उसको एक पानी से भरे हुए टब में डाल देते हैं और उसके बाद ये देखते हैं कि जो ऊपर वाले बीज तैर जाते हैं वो उनके क्षतिग्रस्त बीज होते हैं और जो बीज भारी होकर नीचे बैठ जाते हैं वो स्वस्थ बीज होते हैं। क्योंकि वो भारी होते हैं इसलिए वो नीचे बैठ जाते हैं। तो इस तरह जो किसान होते हैं वो स्वस्थ बीजों का चयन करते हैं। अब अगला शब्द हमारे पास क्या आ रहा है? निराई। निराई हम किसे कहते हैं? जैसे ये खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। इन अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं तथा खरपतवार को हटाने को निराई कहते हैं। जैसे आपने कई बार खेतों में किसानों को काम करते देखा होगा कि वो कुछ गुड़ाई वगैरह एक खुरपी सी लेकर फालतू पौधों को निकाल रहे होते हैं। तो इस तरह से भी जो निराई है कि उन पौधों को, जो खरपतवार हैं, जो फसल के साथ हमने बोए नहीं थे, अपने आप ही उग गए हैं, उनको खेतों में से साफ करने की जो क्रिया होती है उसको क्या कहते हैं? निराई कहते हैं। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न आता है, अगला शब्द जो है वो आ रहा है थ्रेशिंग। थ्रेशिंग क्या होती है? देखिए, फसल जब पक जाती है तब हम उसे काट लेते हैं। कनक भी आपने कटी हुई देखी होगी, खेतों में उसके बंडल बनाकर रखे होते हैं। लेकिन जो थ्रेशिंग होती है, अब जो हमने एक फसल को काटा है, कनक का एक एक दाना तो अलग नहीं हुआ, तो उसको अलग करने का क्या तरीका होता है कि उसको ज़ोर ज़ोर से एक सख्त सरफेस के साथ उसको मारा जाता है उस बंडल को, तो उसमें से जो दाने होते हैं वो अलग हो जाते हैं। तो इस तरह से कटी हुई फसल से बीजों या दानों को भूसे से अलग करने की जो क्रिया होती है हम उसे क्या कहते हैं? थ्रेशिंग कहते हैं। अब इसके बाद हमारा अगला प्रश्न आता है, स्पष्ट कीजिए कि उर्वरक खाद से किस प्रकार भिन्न है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये पूछा गया है कि उर्वरक और खाद में क्या अंतर है। तो उर्वरक और खाद में क्या अंतर है? सबसे पहला अंतर हमारे पास ये है कि जो उर्वरक है वो मानव निर्मित है, लेकिन जो खाद है वो प्राकृतिक है।
उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है, जबकि खाद का उत्पादन खेतों में किया जाता है। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस की मात्रा नहीं मिल पाती। ह्यूमस क्या होता है, जो नमी सी मौजूद हो जाती है ना, मिट्टी में नमी सी रहती है, उसको हम क्या कहते हैं, ह्यूमस। लेकिन जो उर्वरक होते हैं वो शुष्कता बढ़ाते हैं, वो ह्यूमस नहीं बढ़ाते। लेकिन खाद इसके विपरीत ज़मीन में ह्यूमस की मात्रा, नमी की मात्रा, इनको मेंटेन करके रखती है। और जो उर्वरक होते हैं वो जो मिट्टी में मिलने वाले सूक्ष्म जीव होते हैं उनके लिए हानिकारक होती है। लेकिन दूसरी तरफ जो खाद होती है, क्योंकि उससे ज़मीन में ह्यूमस की मात्रा बनी रहती है, नमी बनी रहती है, इस वजह से जो ज़मीन में सूक्ष्म जीव मौजूद होते हैं उनको भी कोई हानि नहीं होती, बल्कि ये खाद उनके लिए फ़ायदेमंद होती है। इसके बाद है कि उर्वरक में पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटाशियम प्रचुर मात्रा में होते हैं, लेकिन खाद में यही जो पोषक तत्व होते हैं वो थोड़े कम मात्रा में पाए जाते हैं। लेकिन इतना है कि खाद हमारे खेतों के लिए फ़ायदेमंद होती है, लाभदायक होती है बजाय के उर्वरक के। क्योंकि ये तो ठीक है कि हमने यहाँ पे पढ़ा है कि खाद में जो पोषक तत्व जो होते हैं वो उर्वरक की तुलना में कम होते हैं, लेकिन खाद में से सबसे ज़्यादा जो हमें प्लस पॉइंट मिलता है वो है कि इसमें ह्यूमस की मात्रा होती है और ये ज़मीन में नमी बनाए रखती है और ये ज़मीन के सूक्ष्म जीवों के लिए फ़ायदेमंद होती है। ये सारे जो अंतर हैं उर्वरक और खाद में अंतर हम मिलते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न हमारा आता है कि सिंचाई किसे कहते हैं, और जल संरक्षित करने वाले सिंचाई की 2 विधियों का वर्णन कीजिए। अब यहाँ पे सबसे पहले तो हम ये देख रहे हैं कि सिंचाई कहते किसको हैं। निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। अब दूसरा प्रश्न का जो दूसरा भाग है उसमें कहा है कि जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधियाँ। मीन्स सिंचाई तो हमने करनी है लेकिन जल को संरक्षित भी करना है। अब यहाँ पे संरक्षित वर्ड क्यों है, देखिए सिंचाई के पहले आपने परंपरागत तरीकों की बात करते हैं। ट्यूबवेल चल रहा होता है, नालों में पानी आ रहा होता है, जो खाले उन्होंने खोदे होते हैं किसानों ने, उसमें पानी भर रहा होता है, फिर वो पानी जो होता है पूरे खेत में फैलता है। तो यहाँ पे जो पानी है वो ज़मीन के उस हिस्से में भी जा रहा है जहाँ पौधा नहीं उगा हुआ, लेकिन पानी तो जा रहा है। अब इस तरह से परंपरागत तरीक़ों से पानी की जो बर्बादी है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि आजकल पानी की कमी जो है वो ज़्यादा है, किल्लत ज़्यादा है, धरती का पानी नीचे जा रहा है। तो इसलिए यहाँ पे जल संरक्षण की बात की हुई है। तो ऐसी 2 विधियाँ हैं जिनसे जल संरक्षित किया जा सकता है सिंचाई के दौरान भी। क्या है, इस सिंचाई की आधुनिक विधियों द्वारा हम जल का उपयोग मितव्ययता से कर सकते हैं। और वो 2 विधियां कौन सी हैं, एक है छिड़काव तंत्र और दूसरी है ड्रिप सिंचाई तंत्र। अब छिड़काव तंत्र और ड्रिप सिंचाई तंत्र क्या है, ये देखिए। सबसे पहले ये चित्र देखिए, इसमें क्या आपको दिखाई दे रहा है कि खेत में से ऊपर की ओर कुछ पाइपें उठी हुई हैं और उनमें से फव्वारे की तरह पानी जो है वो इधर उधर गिर रहा है। ये नोज़ल जो होती हैं ये घूमती हैं और पानी चारों ओर इनका छिड़काव हो जाता है। तो इस तंत्र को हम क्या कहते हैं, छिड़काव तंत्र कहते हैं। तो अगर हम वर्डिंग में देखें तो इसके लिए देखिए, इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है जहाँ पर जल कम मात्रा में उपलब्ध है। उधर पाइपों के ऊपर सिरों पर घूमने वाले नोज़ल लगे होते हैं। यह पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं। जब पंप की सहायता से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है तो यह घूमते हुए नोज़ल से बाहर निकलता है। इसे छिड़काव तंत्र कहते हैं। अब एक और चित्र देखिए, यहाँ पे ये देखिए कि इस तरह से ये पाइपें जो हैं ये यहाँ पे बिछी हुई हैं। ये देखिए, ये पाइपें बिछी हुई हैं पूरे खेत में, और इसमें जगह जगह पे
कुछ छेद होते हैं और इन छेदों से जो पानी होता है वो बिल्कुल पौधे की जड़ के पास पौधे की जड़ को एक एक बूंद पानी गिराता है। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, ड्रिप सिंचाई तंत्र, क्योंकि ड्रिप का मतलब एक एक बूंद जो है वो पौधे की जड़ के पास ही गिरती है और पौधे की सिंचाई करती है, इसलिए हम क्या कहते हैं, इसको ड्रिप सिंचाई तंत्र कहते हैं। अब वर्डिंग में देखते हैं इसको। तो इस विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों में गिरता है, इसलिए इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। फलदार पौधों, बागीचों एवं वृक्षों को पानी देने का यह सर्वोत्तम तरीका है। इस विधि में जल बिल्कुल व्यर्थ नहीं होता। यह जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए एक वरदान के तौर पर काम करता है। अब इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा, चर्चा कीजिए। देखिए, हमें ये तो पता है कि गेहूं जो है वो शीत ऋतु की फसल है। इसको हम रबी की फसल में भी काउंट करते हैं, इसको रबी की फसल कहते हैं। अक्टूबर नवंबर के करीब इसकी बुआई होती है और फरवरी मार्च में इसकी कटाई हो जाती है। गेहूं एक ऐसा फसल है कि जब इसमें जो पुष्प होते हैं या जब इनके बीज बनते हैं तो उसके लिए सबसे पहले इनको क्या ज़रूरी होता है, कम तापमान की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर यहीं पे गेहूं को अगर हम खरीफ मीन्स कहने का मतलब जिसमें मानसून होती है, बरसात होती है, वर्षा ऋतु होती है, तो अगर खरीफ ऋतु में इसको उगाया जाए तो गेहूं क्या उत्पादन देगा? नहीं, गेहूं उत्पादन नहीं देगा, क्योंकि उसको वो जलवायु नहीं मिला है जो इसको चाहिए। तो क्योंकि गेहूं को चाहिए शीत ऋतु, लेकिन हम इसको किस में उगा रहे हैं, खरीफ ऋतु में। तो इसको जो जलवायु के लिए जो कंडीशंस हैं, जो इसकी शर्तें हैं वो पूरी नहीं होती हैं, तो इसलिए गेहूं भी अपना उत्पादन नहीं देता है। तो इसको हम उत्तर में कैसे लिखेंगे, गेहूं एक रबी फसल है जो शीत ऋतु में उगाई जाती है। फसल के उत्पादन के लिए इसे कम तापमान की आवश्यकता होती है। यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाता है तो यह विपरीत जलवायु के कारण अपना उत्पादन नहीं दे पाएगी। ये था इसका उत्तर। अब इसके बाद हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है? एक बहुत ही जनरल सा क्वेश्चन है कि खेत में अगर किसान लगातार फसल उगाता है कि पहले उसने खरीफ की फसल उगा ली, फिर उसने रबी की फसल उगा ली, बीच में उसने जायद की फसल भी उगा ली, तो अगर इस तरह से वो लगातार फसलें उगाता रहता है और ज़मीन को वो बिल्कुल भी खाली नहीं छोड़ता है, तो उस केस में क्या होगा? हमें ये तो पता है कि जो पौधे होते हैं वो ज़मीन में से पोषक तत्व लेते रहते हैं। अब अगर वो उसी खेत में बार बार फसल उगाता रहेगा तो पोषक तत्वों की कमी आ जाएगी, तो इस वजह से ज़मीन की उर्वरक क्षमता जो है वो भी कम हो जाएगी और फसल का उत्पादन धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। तो हम इसको उत्तर में कैसे लिखेंगे कि मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है। यह पोषक तत्व पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। यदि किसान खेत में एक के बाद दूसरी फसल लगातार उगाता रहता है तो मिट्टी में कुछ पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। अब हम अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, खरपतवार क्या है? हम उसका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं? तो जब हमने निराई शब्द पढ़ा था तब हमने खरपतवार भी पढ़ा था कि खरपतवार किसे कहते हैं, कि जब हम खेतों में फसल उगाते हैं तो फसल के साथ साथ कुछ अवांछित पौधे भी उग जाते हैं जो हमने उगाए नहीं हैं, प्राकृतिक रूप से ही वो उग जाते हैं। तो वो भी तो एक तरह से पौधे को जो खनिज पदार्थ मिलने हैं, जो पौधे को पोषक तत्व मिलने हैं, वो उसको चूसते हैं, वो उसमें अपनी भागीदारी ले लेते हैं। तो इस तरह से जो वो अवांछित पौधे होते हैं हम उसको क्या कहते हैं? खरपतवार कहते हैं। तो सबसे पहले तो हम खरपतवार क्या है इसको देखते हैं। तो खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं।
इन अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। खरपतवार को हटाने एवं उनकी वृद्धि को नियंत्रण करने के लिए किसान विभिन्न तरीके अपनाता है। फसल उगाने से पहले खेत जोतने से खरपतवार उखाड़ने एवं हटाने में सहायता मिलती है। रसायनों के उपयोग से भी खरपतवार नियंत्रित किया जाता है और उस जो रसायन होते हैं जिनके उपयोग से खरपतवार को नष्ट किया जा सकता है या उनको नियंत्रित किया जा सकता है, उनको हम क्या कहते हैं? खरपतवार नाशी। इंग्लिश में अगर हम कहें तो उसको कहते हैं हम वीडीसाइड्स। तो ये तरीके हैं, दो तरीके के, एक तो किसान खुद निराई करके अवांछित पौधों को निकाल दे, या वो किसी रसायन का छिड़काव करके, जैसे डीडीटी है, तो इस तरह से कुछ केमिकल्स आते हैं, तो रसायन आते हैं बाज़ार में, तो अगर वो उनका छिड़काव करता है तो खरपतवार जो होता है वो नष्ट हो जाते हैं, इसीलिए हम उनको खरपतवार नाशी भी कहते हैं। तो ये था हमारा ये पहले चैप्टर के अभ्यास के प्रश्न उत्तर, और इन प्रश्न उत्तरों को आपने अपनी कॉपी के ऊपर करना है और बाद में चेक भी करवाना है। ओके, थैंक यू।